Hello everyone and welcome to my channel. If you are new then please consider subscribing. From now we will be coming on with the series of class 11th and 12th mathematics. Especially इसमें हम CBSE के point of view से ही सारी चीज़ें cover करेंगे in which we will cover NCERT as well as once syllabus is completed हम इसमें PYQs को भी touch करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है इसको हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे. दिस कुड बी अ लॉन्ग वीडियो बट येस अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं देन ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड एंड दैट इज़ माय गारंटी. लाइक 100% ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर which is our sets, relation and functions. And if I talk about this chapter, this is specifically a very easy chapter. Okay, and also consider making notes along. I like मेरे साथ साथ आप नोट्स प्लीज़ बनाएं. उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी एंड काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी बाद में इंस्टेड ऑफ रीप्लेइंग द होल वीडियो. सबसे पहले हम यहाँ पे जब सेट्स की बात करते हैं तो सेट्स में हम डिस्कस कर रहे होते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन को. अभी तक आई होप आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा बिकॉज दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो. तो हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे बट बहुत डिटेल में नहीं, बस एक बार एक ओवरव्यू लेके हम सारी चीज़ें करेंगे. बट आई विल कंसिडर कि मैं सारी चीज़ें आपको बताऊं. इस चैप्टर को अगर आप देखोगे तो इसका जो ओवरव्यू है आपके पास ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में है. पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ. सबसे पहले एनसीईआरटी में आपके लिए इंट्रोडक्शन डिस्कस की हुई है कि एक्चुअल में जो सेट्स है आपका वो है क्या. यहाँ पे उन्होंने जिन्होंने सेट्स की डिस्कवरी की उसके बारे में बताया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं. सेट्स का यूजेज बताया है, सेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है. फिर बाद में वो बात करते हैं सेट्स के बारे में और उनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में. अगर मैं सेट्स की बात करूँ तो सेट्स की एक डेफिनेशन है और सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके आते हैं. दैट इज़ एक आपका जो है एक रोस्टर फॉर्म आ जाता है एंड जो दूसरा फॉर्म आ जाता है दैट टर्न्स आउट टू बी योर टैबुलर फॉर्म. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेट. एक आपका रोस्टर फॉर्म आता है, एक आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म. ये दो आपके फॉर्म्स आ रहे होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद आप बात कर रहे होते हो एक्सरसाइज 1.1 में आपसे पूछेंगे कि सेट क्या होता है. इसके बारे में आपको एक एक्सरसाइज पूरी बताई हुई है, बताओ इसमें से सेट्स कौन कौन से हैं. टाइप्स आपके पास सीबीएसई के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं. सीबीएसई की लिमिटेड इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे अब आप देखो मेंस में ना आपके लिए 15-20 टाइप्स आ जाती हैं, उसमें बहुत चीज़ें पढ़ रहे होते हो. पर जब आप सीबीएसई का पढ़ते हो तो आपको यही चीज़ें पढ़नी है. एम्प्टी सेट क्या है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है. फाइनाइट सेट क्या होता है जिसमें कोई डेफिनेट एलिमेंट्स हैं. इनफाइनाइट सेट्स क्या हैं, जैसे आपका नेचुरल नंबर का सेट आ गया, इंटीजर का सेट आ गया, तो ये सारे आपके सेट्स इनफाइनाइट हो गए. इक्वल सेट क्या है, सबसेट क्या है, सबसेट इसी सेट के सबसेट कैसे लिखने हैं, यूनिवर्सल सेट में क्या है, इंटरवल्स में आप ये इनइक्वालिटी का पार्ट आता है. अगर आप जेई का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपको ये अलग से चैप्टर बताया जाता है. इसमें हम वेन डायग्राम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं और कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं. देखो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपने वेन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से सीख लिया तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा. अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से सीख लिया तो वेन डायग्राम्स आर वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर में. उसको अच्छे से समझ लो तो बाकी इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. चलिए लेट्स स्टार्ट with our first topic, that is the introduction and sets and their representation. Okay, now let us start with the first topic, that is the introduction and sets and their representation. Introduction में मैंने आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ऑलरेडी दे दिया है. सेट से स्टार्ट करते हैं. अब देखो मैं सेट्स की नीड क्यों पढ़ी. सबसे पहली बात तो ये, आपके पास अगर कोई भी डेटा होता है, मान लो आपके पास कुछ आपकी बुक्स हैं मैथ्स की, आपने तरह तरह की बुक्स ली हुई हैं, आपने आर डी शर्मा ली है, आर एस अग्रवाल ली है, एन सी आर टी ली है, बट आपके पास जो बुक्स हैं उसमें चैप्टर अगर ऑर्गेनाइज ही नहीं होंगे. आपको पहले मान लो उन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको ना हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देते हैं. कोई एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सिस्टमैटिक वे में आपको सारी चीज़ें नहीं बताई हुई है. क्योंकि देखो हर हर बुक जो डिज़ाइन की हुई है उसमें कोई ना कोई सिस्टम फॉलो हो रहा है कि आपको पहले ये चैप्टर पढ़ाना है, फिर ये चैप्टर, फिर उस चैप्टर से ही आपकी पूरी जो है सीक्वेंस बनती है. अगर आप सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ोगे, ये पूरी क्लास, ये आपकी जो क्लास 11-12 का मैथ्स है इसका बैकबोन है. अगर आप ये चैप्टर पहले स्किप कर देते हो, अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तो इस चैप्टर के ना पढ़ने के बहुत ज़्यादा आपको आगे रिपरकशंस फेस करनी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जैसे आपके चैप्टर्स होते हैं, तो हर एक चीज़ इस पूरी दुनिया में आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करनी पड़ती है. अगर अदरवाइज़ आपका जो या तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, जैसे आपका अगर 2 साल का जेई का प्रिपरेशन करते हैं तो उसको भी आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पड़ता है. अदरवाइज़ 2 साल के बाद आपको खुद ही फील होगा कि यार ऑर्गेनाइजेशन नहीं दी तो सिलेक्शन नहीं हो पाया.
तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना ज़रूरी होता है, और उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका हमें सेट दे देता है। जैसे मेरे पास मान लो नेचुरल नंबर है, ठीक है, मैंने बहुत सारे नंबर्स लिख दिए, मैंने लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख दिए जिसमें आयोटा आता है ना, मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर भी लिख दिया, इरैशनल भी लिख दिया। मैंने आपको बोला इसमें से मुझे बताओ कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, तो आप क्या करोगे, जो नंबर्स 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो मेरे नेचुरल नंबर हैं, तो आप मेरे को बता दोगे यार ये नेचुरल नंबर है। मैंने उनको एक साथ क्लब कर दिया नेचुरल नंबर को आउट ऑफ सो मेनी नंबर्स गिवन, तो मेरे लिए आसान है आइडेंटिफाई करना, एज़ कम्पेयर टू मेरे पास बहुत सारे नंबर लिख दिए हैं, उसमें से मेरे को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें सेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वही हमें ये बता रही होती है कि सेट इज़ नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक जैसे ऑब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पे कलेक्शन करना है। एनसीईआरटी की कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है और नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आपको पता ही है कि हमारे पास इतने नेचुरल नंबर है जो 10 से कम है, 1 3 5 7 9, इन सबको एक साथ लिख दो, ये मेरा एक सेट बन जाएगा, सिंपल। रिवर्स ऑफ इंडिया, भाई इंडिया में तो बहुत सारी रिवर्स है, हमारे पास गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया में जो हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना। वॉवल्स इन द इंग्लिश AEIOU, यही वॉवल्स हैं हमारे पास। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलियन ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, वो आप एक सेट बना सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसके आपको दो ही सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे, एक 2 और 3, है ना। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसीलिए हम इनको सेट बोलते हैं। मैं एनसीईआरटी का एक एक पेज कंसिडर कर रही हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ पे इससे हम ये चीज़ डिसाइड कर पाते हैं whether a given particular objects belong to a given collection or not. For example, we can say that the river Nile does not belong to the given collection of rivers of India. ये एक सेट से ही आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, मैंने उसमें से बोला मुझे नेचुरल नंबर निकाल के दो, तो आप मेरे को इजीली बता सकते हो कि यार ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि मुझे अगर उसका सेट पता है नेचुरल नंबर का, तो मेरे लिए उसको बहुत सारे नंबर्स में से निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक सेट ही ये चीज़ पॉसिबल बनवा पाता है। नेक्स्ट यार हमारे पास ये सेट्स हैं, ये नोटेशन है बेसिकली। आप इसको ऐसे समझो कि जो n है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं नेचुरल नंबर के लिए, z हम यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए, जो q है इट इज़ फॉर रैशनल नंबर दैट इज़ ऑफ दैट फॉर्म p/q, r होता है रियल नंबर के लिए, z पॉजिटिव आप पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए शो करते हो, q पॉजिटिव आप पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए शो करते हो, और r पॉजिटिव आप पॉजिटिव रियल नंबर के लिए शो करते हो, ठीक है। अगर किसी को ये चीज़ अभी नहीं भी समझ आई है, हम रिलेशन एंड फंक्शन में और अच्छे से पढ़ेंगे, इसके सबसेट्स में भी आएगा ये, पहले अभी आगे टॉपिक, तो यू कैन लीव इट, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं आपके पास यहाँ पे बताए हुए, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब सेट की दो टाइप्स आती हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम इनको लिख सकते हैं। अब एक चीज़ ना इसमें ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखो रोस्टर फॉर्म में क्या करना होता है, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि हमें यहाँ पे ब्रेसेस लगाने हैं, दैट इज़ योर आपके कर्ली ब्रैकेट्स, ये हमें यूज़ करने हैं, और दूसरा जो भी एलिमेंट है उसको कॉमा से सेपरेट आउट करना है। जैसे सेट ऑफ ऑल वॉवल्स आपसे पूछा हुआ है, आप वॉवल्स को लिस्ट कर दो, बंद करना है आपको उसको ब्रेसेस में, और कॉमा से सेपरेट आउट करना है। ये दो काम कर दिया, आपका रोस्टर फॉर्म बन गया, इससे तो कुछ नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर बताएंगे कि यार इसकी ना कुछ प्रॉपर्टी आपको ऐसे ऐसे दिया होगा, x, जहाँ पे x बिलोंग टू समथिंग, जैसे मान लो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड साथ में आपको बोला होगा सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज लेस देन 3। तो ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि x आपका 3 से कम है और एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, 1 और 2, ये दो मेरे पास यहाँ पे कंसिडर हम कर रहे होंगे, ठीक है। 1, 2, दीज आर द थिंग्स दैट वी विल बी एक्चुअली कंसिडरिंग, ठीक है। तो ये आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया, और ये आपका रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया, जहाँ पे हमें कॉमा का और ब्रेस का ध्यान रखना है। वाइल अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, हमें उसी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है।
ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट एक्चुअल में, इंट्रोडक्शन, सेट्स एंड द रिप्रेजेंटेशन। एक्सरसाइजेस का मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगी। आज हम पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे जो जो चीज़ें हैं, एंड ट्रस्ट मी जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे आप एक्सरसाइजेस खुद ही कर पाओगे। जस्ट ट्राई इट योर सेल्फ कि क्या आपसे एक्सरसाइज कंप्लीट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है ना। ट्राई इट। जो नहीं हो पाएंगी डेफिनेटली विल बी अपलोडिंग द सॉल्यूशंस बाय नेक्स्ट वीक, तो आप उसको देख लेना एंड आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस के लिए वी आर स्किपिंग इन दिस वीडियो, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड मेरे को इसको 1 और 1.5 आवर में सम अप करना है बिकॉज इट्स अ वन शॉट वीडियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। अब आते हैं टाइप्स पे। टाइप्स बहुत ही, देखो कितनी सिंपल सिंपल टाइप्स हैं, आप वही समझ जाओगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला मैंने लिखा हुआ एम्प्टी सेट। ना व्हाट इज एन एम्प्टी सेट? एम्प्टी मीन्स खाली, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आता होगा, वो चीज़। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट आए ही ना, दैट इज एन एम्प्टी सेट। से मान लो मैंने इधर एग्जाम्पल लिया एक्स, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स जो है वो आपके पास 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ भाई, 2 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है? नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होते हैं। 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। तो एक ये सेट जो है इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसका एक दूसरा नोटेशन होता है फाई, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। फाई, नल सेट, वॉइड सेट। प्लीज नोट डाउन द नेम्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन है फाई का, ये रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट का। वॉइड सेट भी आप इसको बोलते हो, या फिर आप इसको एक नल सेट भी बोल सकते हो, है ना। वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, जिसमें कुछ भी नहीं आता, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आता। ठीक है, दैट इज सेट टू बी एन एम्प्टी सेट। अब इसमें एक और चीज़ हम कंसिडर करते हैं। देखो, आपको कभी ऐसे भी दिया जाता है, ज़ीरो को इसमें डाल के दे दिया जाए, भाई ये नल सेट नहीं है। ज़ीरो एक एलिमेंट है, ज़ीरो को आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट के जैसे ट्रीट कर सकते हो, तो ये नल सेट नहीं है। प्लीज़ डोंट कंसिडर इट अ नल सेट। ये क्वेश्चन मेरा भी एक बार गलत हो चुका है, तो ये नल सेट नहीं है। इसको आपने यहाँ पे बोलना है ये एक सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आता है। ये एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे बात होगी हमारे एम्प्टी सेट की। बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। एक बार मैं यहाँ से समझा देती हूँ, फिर देन आई ओपन द एनसीईआरटी, आपको दिखा दूंगी ये चीज़ें कर चुके हैं हम। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें लिमिटेड नंबर आ सकते हैं। ये अभी आपको मैंने बताया, वॉवल्स इंग्लिश में ये एक फाइनाइट सेट है, 5 ही तो आ सकते हैं, 5 से ज़्यादा वॉवल्स तो है नहीं इंग्लिश में। तो ये एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। और इसी में ही आप देख लो यार, आपके नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, रैशनल नंबर आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, ये सारे क्या है? ये इनफाइनाइट सेट है। इनमें हमारे पास नंबर ख़त्म ही नहीं होते हैं। आप मेरे को ऐसा एंडिंग नेचुरल नंबर बता दो, आप नहीं बता सकते कि ना एंड ही नहीं हो रहे हैं वो, ये नेवर एंडिंग है, इसलिए इनको इनफाइनाइट सेट बोला जाता है। तो आई होप फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। फाइनाइट सेट वो है जिसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, और इनफाइनाइट सेट वो है जिसमें अनलिमिटेड नंबर्स आ रहे हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल सेट की। अब दो सेट इक्वल कब होंगे? इसमें हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर की और सेट के जो एलिमेंट हैं उनकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। अब मैंने वही बोला, मेरे पास दो सेट मेरे इक्वल है, तो कब वो चीज़ पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट से, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर 5 है। जितने एलिमेंट एक सेट में होंगे वही उसका कार्डिनल नंबर होगा। ठीक है, जितने एलिमेंट है इसमें 5 है तो 5 इसका कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या होंगे? आर सेम, वो भी सेम हो जाए, तो वैसे सेट को हम इक्वल सेट बोलते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे, a-b, a+b=2, 5। तो आपने क्या करना है, ये बोला हुआ कि दे आर इक्वल सेट, तो ए और बी की वैल्यू निकालो। इक्वल सेट है तो भाई a-b 2 हो जाएगा और a+b आपका 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, 2a=7, ए की वैल्यू आ गई 7/2। सेम वे में आप यहाँ पे डाल के बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं इक्वल सेट पे। छोटे मोटे सवाल है, सीबीएसई में आते हैं।
कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बात करते हैं सबसेट्स की। आई होप आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो रही होंगी। मैंने बहुत धीरे धीरे ही बताया, एंड इनफैक्ट अगर आप एक फुल क्लास में भी जाते हो, आपको ये चीज़ें बहुत लंबी लंबी बताई जाती है, इलस्ट्रेट की जाती है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर टू इन्वेस्ट योर टाइम इन प्रैक्टिसिंग इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। आप उससे काफ़ी चीज़ें सीखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं यार सबसेट्स की, और यूनिवर्सल सेट के बारे में हम बात करेंगे। सबसेट कैसे लिखते हैं, अब ये टॉपिक ना अपने आप में एक बड़ा अच्छा टॉपिक और इंटरेस्टिंग है, एंड बच्चों को बड़ा डाउट आता है इस पर। चलो इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ। पहले सबसेट होते क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये पार्ट ना मेरा फेवरेट पार्ट है और सबसे आसान पार्ट है। इसमें बड़ा मज़ा आएगा। आधा घंटा कम से कम इसमें लगेगा। अभी तो 16 मिनट ही हुए हैं, तो आई होप 1 घंटे में वीडियो बन जाए, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए देखने में। मैंने हर एक चीज़ बात की है यहाँ पे, अगर आप सीबीएसई के हिसाब से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट सबसेट्स एंड यूनिवर्सल सेट। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेटिंग एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना भूल के पीछे, मैंने ये चीज़ बतानी थी। जैसे आपको कभी बोला जाए कि यार एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे मैथमेटिक्स, जैसे मान लो मैथमेटिक्स, हमारे चैनल का नाम ही है मैथमेटिक्स इन वेन, तो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मुझे बोला गया भाई इसके ना आप क्या करो, इसका एक सेट बनाओ, इसके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सेट बनाओ। तो मैं यहाँ पे सेट में लिखूँगी MATHE। अब इधर आ गया M। मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको रिपीट नहीं करना। एक बार जो चीज़ हो गई है वो हो गई है, डन इज़ डन। आप उसको 2 बार नहीं लिखोगे। मैथड, अब M हो गया, A भी हो गया, T भी हो गया, I C और S आएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो आपके पास 8 आएंगे, एज कम्पेयर टू इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 एलिमेंट्स हैं, इसमें 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है कि अगर क्वेश्चन आता है तो गलत हो सकता है सेट में रिप्रेजेंट करने के बाद। तो आई वॉन्टेड टू जस्ट एम्फेसाइज इट। ओके, इस एग्जाम्पल को करने से पहले पहले दो चीज़ें बात कर लेते हैं। मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है। इस पे मेरे पास एलिमेंट आ गए 2 3, और इसमें मेरे पास एलिमेंट आ गए 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो इस सेट को मैं इसका सबसेट बोलूँ, सबसेट क्या होगा। अब देखो सेट बड़ा, तो सबसेट क्या होगा, उसका बच्चा छोटा है ना, उससे छोटा ही होगा। सब है ना, उसका एक सब पार्ट है, तो सब डिविजन किया हुआ है, वैसे उसका सबसेट है, मतलब उसके उसी में से एक उसका पार्ट अलग करके रखा हुआ है, दैट इज द सबसेट। ये डेफिनेशन मत लिखना पेपर में प्लीज, है ना, पूछी भी नहीं जाती इससे, बस इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो उसी में से उसका एक पार्ट अलग करके मैंने रख दिया, तो मेरे लिए वो मेरा सबसेट होगा। नाउ व्हाट इज अ सबसेट एक्चुअल में क्या है वो चीज़ समझो। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एलिमेंट ऑफ ए आर पार्ट ऑफ बी, यानी जो भी ए में एलिमेंट आएंगे वो बी में आने ही चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो इसमें 2 3 है, 2 3 इसका भी पार्ट है, तो मतलब वो इसका सबसेट हो जाएगा। सबसेट का सिंबल आ गया, ये सिंपल है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में मैंने क्या बताया है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो इसको एक बार फिर से सुनो। सबसेट मीन्स उसका एक पार्ट, उसका एक छोटा सा पार्ट। जैसे तुम्हारी बॉडी है, इसमें तुम्हारे पार्ट है, हैंड्स माउथ आईज ईयर, तो वैसे ही सबसेट मीन्स उस बड़े वाले सेट का एक छोटा सा पार्ट। अब ये जो छोटा सा पार्ट है यही तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसेट होगा। नाउ इफ आई ट्राई टू कंसिडर कि ए उसका सबसेट क्यों है, क्योंकि ए के जितने एलिमेंट्स है भाई वो बी का पार्ट है। ठीक है, तभी मैंने उसको बोला कि ये मेरा सबसेट होगा। अब इसमें मैं एक और चीज़ कर सकती हूँ क्या, कि ये जो मेरे भाई सबसेट है, मेरे को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि बताओ इसके सबसेट। एक तो ऐसा हो सकता है कि बताओ इसका सबसेट है या नहीं, पहला टाइप। दूसरा टाइप, ए मुझे गिवन है, अब मुझे ये चीज़ बोली हुई है कि मेरे को ए के सबसेट को लिस्ट करना है। मैं कैसे लिस्ट करूँगी ए के सबसेट को। सबसे पहला काम, हर एक एलिमेंट का एक इंडिविजुअल वो बनाओ। ठीक है, एक आएगा मेरे पास 1, एक आएगा 2, एक आएगा 3, एक आएगा 1 2। पेयरिंग बनानी है, कुछ नहीं करना। 2 3, अब पहले पैटर्न ऑब्जर्व करो। ठीक है, 1 2 2 3 1 3। ठीक है, एंड एक आएगा 1 2 3 और एक आएगा 5। कितने एलिमेंट्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 8।
बिल्कुल सही बात है, ये सारे मेरे पास इसके सबसेट्स बन जाएंगे। अब आप बोलोगे मैम आपने कैसे लिख लिया ये, क्या कर दिया आपने, कैसे लिख लिया ये, है ना। तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे गौर फरमानी है, द पैटर्न ऑब्जर्व करो। सबसेट क्या है, उसके एक एक पार्ट को लिस्ट करना, जितने आप उसे पेयर बना पा रहे हो। पहला तो भाई मैं इंडिविजुअल पेयर बना सकती हूँ, 1 का, 2 का, 3 का, फिर मैं 1 2 का बना सकती हूँ, फिर मैं 1 3 का बना सकती हूँ, फिर मैं 2 3 का भी क्रिएट कर सकती हूँ। उल्टा नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें उल्टा जो है ना वो सेम ही माना जाएगा, 1 3 3 1 सेम हो जाएगा, नहीं बनाना उल्टा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 एक अपने आप में भी एक सेट हो सकता है, इसलिए वो उसका सबसेट है। और 5 आपने क्यों इंक्लूड किया है, क्या पता एक ऐसी चीज़ हो जिसमें आपके पास कोई एलिमेंट ही ना आए। ऐसा भी तो सेट बन सकता है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना आए, वो भी तो सेट होगा। 5 को आप ऐसे ही तो लिखते हो, तो ऐसा भी तो एलिमेंट आ सकता है जिसमें कोई, ऐसा भी तो सेट बन सकता है जिसमें कोई एलिमेंट ना आए। तो वो भी एक आपने पार्ट कंसिडर करना है। और आप ये बोलोगे 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, प्लीज राइट इट डाउन। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड सबसेट में यही दो डेफिनेशन एनसीईआरटी में गिवन है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको अब सब समझ आ जाएगा एनसीईआरटी में। आई वाज जस्ट कंसिडरिंग कि एनसीईआरटी में क्या क्या है। सबसेट्स में आपकी यही बात की हुई है, सबसेट है नहीं है देखना है, क्या कैसे चेक करना है कि वो उसका सबसेट है या नहीं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना, ये पार्ट्स बनाना, अगर ये पार्ट सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो वो उसका सबसेट होगा, नहीं कर रहे होंगे तो नहीं होगा। इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, सबसेट मैंने आपको बता दिया। यूनिवर्सल सेट हम वेन डायग्राम में सीखेंगे, ये इसका अलग पार्ट है। इंटरवल्स की बात करते हैं, ये आप 8th से पढ़ते आ रहे हो, कुछ नहीं है इंटरवल्स में, ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल इज बेसिकली, समझ लो मतलब फिर भी, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है x, वो a और b के बीच में, यही x a और b के बीच में है। मैंने बड़े केसेस बना लिए इसके, चलो ठीक है, आ जाओ। इसमें एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, और एक ये, कुछ नहीं है यहाँ पे। वो जो ये वाली इनइक्वालिटी होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जिसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इसका काम आता है आपके पास जब आप डोमेन वगैरह निकालते हो ना 12th में। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आपको ऐसे दिया जाएगा, 1/रूट की फॉर्म में कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तो आपको बोला जाएगा कि ये चीज़ ना स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो वो बात की बात है, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है, जिसमें आपके पास यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्वांटिटी ना तो इससे ज़्यादा बड़ी होगी ना इससे ज़्यादा छोटी होगी, और इसके बराबर भी नहीं होगी। फिर से सुनो, हिंदी में इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इन्हीं जो क्वांटिटी है ना तो इससे ज़्यादा बड़ी होगी ना इससे ज़्यादा छोटी होगी ना इसके बराबर भी नहीं होगी। ठीक है, ये होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इस पे बात करते हैं अब। इसमें मैंने लगाई है ये वाली इनइक्वालिटी, इसको हम बोलते हैं भाई स्लैक इनइक्वालिटी, जिसमें थोड़ा सा हमने बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है चलो जैसे भी है, तू थोड़ा बहुत ढीला है चलता है, ठीक है, हम चला लेंगे तुझसे भी काम, इसको बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटी। जिसमें थोड़ी बहुत ढील चलती है, जिसमें आप थोड़ी बहुत चीज़ें चला सकते हो, एज इट इज़ यू कैन यूज़ इट। ठीक है, स्लैक में थोड़ी ढील है, इक्वल भी चल तू हो जाए तो ए भी ले ले, ठीक है, वो होती है यहाँ पे। तो ये दोनों इनइक्वालिटी से बना है। अब हम यूज़ करते हैं इसमें ब्रैकेट्स। ये वाली जो भी ब्रैकेट होती है ना, इसका मतलब होता है डू नॉट इंक्लूड, आपने उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करना है। और ये वाली जो होती है इसका मतलब होता है आपने उसको बेटा इंक्लूड किया है, इंक्लूडेड है ये चीज़। ये आप कब यूज़ करते हो, स्लैक इनइक्वालिटी के केस में आप इसको यूज़ करते हो, इसके केस में आप इस चीज़ को यूज़ करते हो जब आपके पास इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है। मान लो मेरे पास यहाँ पे है x एक नंबर 2 और 3 के बीच में है, तो आप यहाँ पे लिखोगे x बिलोंग टू 2 to 3, मतलब वो 2 और 3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, डज नॉट इंक्लूड लिखा ही हुआ है, नहीं यूज़ करना। मान लो मेरे को दिया गया है ऐसा, तो 2 इंक्लूडेड है 3 इंक्लूडेड नहीं है, सिंपल सी बात है। एंड मान लो मेरे पास अगर ऐसा दिया गया है मुझे, कन्वर्स भी आप इसका कर सकते हो, जैसे ऐसा दिया हुआ मेरे को 2 से 3, मतलब कि मेरे पास 2 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है, जो भी चीज़ है उसमें भाई मेरे पास 2 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है।
बस ये ब्रैकेट्स का ध्यान देना और इनइक्वालिटी को समझना है। क्वेश्चन क्या है बचा, बताओ क्या बचा है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, कुछ दम ही नहीं है सवाल में, ठीक है। इसको आप यूज़ करते हो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए चीज़ें। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर लाइन मुझे दी हुई है, अब इस पे मेरे पास है 2, इधर मेरे पास है 3। आई होप इट इज़ विजिबल। लेट मी जूम। ओके, 2, 3, I am given 2, 3। let me change the marker basically। अब आपको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। 2 और 3 मेरे पास है, ये दो नंबर, ठीक है। मैंने बोला भाई मेरा 2 इंक्लूडेड है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक डार्क सर्कल। मेरा 3 इंक्लूडेड नहीं है तो इधर ओपन सर्कल, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा नंबर लाइन के ऊपर। दैट मीन्स 2 इज इंक्लूडेड एंड 3 इज नॉट इंक्लूडेड। ये बनती है इनइक्वालिटी। आप एनसीईआरटी खोलें, पढ़ें पेज को, you will come to know what I have actually taught right now. This is the most easiest part। इंटरवल सभी को आते हैं यार, 8th से पढ़ते आ रहे हो, तो अभी आप 11th में आके बोलोगे हमें इंटरवल ही नहीं पता, तो ऐसा मत करो यार, ठीक है। देखो ए से बी नहीं इंक्लूड है, ओपन है, ये वाले ब्रैकेट यूज होंगे, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज होंगे, इंक्लूडेड है। एक पे स्क्वायर, एक पे ओपन, इधर ओपन, यहाँ पे इंक्लूडेड, खत्म। क्या है यार इसमें बताओ, यही चीज़ बताई हुई है। अच्छा हाँ, पावर सेट, पावर सेट की हमें बात करनी है यहाँ पे। ये देखो ये टॉपिक है ना पावर सेट का, हाँ ये टॉपिक है। और यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट होता है सारी कलेक्शन ऑफ सेट, वो वेन डायग्राम में सीखेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक ही रहता है वेन डायग्राम, इस पे यूनियन ऑपरेशन करना, ये सारी चीज़ें। हाँ लेट मी जूम आउट। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है जिसमें हम बात कर रहे होते हैं यूनियन की, इंटरसेक्शन की, थोड़े केसेस की, कुछ कुछ फार्मूले हैं, डी मॉर्गन के फार्मूले हैं। एंड अगर आप जेई का पढ़ रहे हो ना बेटा, बहुत फार्मूले हैं इसमें, हद से ज़्यादा है। एनसीईआरटी का पढ़ रहे हो तो स्टिक रहो टू दिस बेसिक थिंग। एंड अगर किसी को मतलब जेई के लिए भी अपनी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है क्या है, तो ये वीडियोस आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ कवर्ड है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया इसमें। इनफैक्ट एवरी थिंग इज़ डिस्कस्ड। मैं रिलेशन एंड फंक्शंस की भी वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द। आप इसको फॉलो करो, ठीक है। अब रिलीजियसली फॉलो करो, आपको खुद ही इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा अपने स्कोर में। एंड या लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पावर सेट। पावर सेट क्या ही टॉपिक है यार, देख लो यहाँ पे पावर सेट क्या है। पावर सेट बेसिकली जो ये सबसेट बने ना, इनको मैंने एक सेट में, देखो इसमें इंक्लूड किया ना, ये होता है पावर सेट। जितने सबसेट है उससे एक नया सेट आप क्रिएट कर दो, दैट इज़ अ पावर सेट। जितने सेट है उससे एक नया सेट आप क्रिएट कर दो, दैट इज़ अ पावर सेट। पावर सेट होता है कुछ नहीं, जो भी आपने सेट बनाए हैं उनसे एक नया सेट आप क्रिएट कर दीजिए, आपको वो पावर सेट दे देगा। पावर सेट तैयार है। अब इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे सब कुछ कवर हो चुका है, ठीक है। इंटरवल भी हो चुके हैं। वेन डायग्राम की बात करते हैं हम यहाँ पे, यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट मैं यहीं से सिखाऊंगी बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। जो भी आपके वेन डायग्राम है, यूनियन है। ओके, सो कमिंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बहुत आसान है, बड़े प्यार से समझो भाई, मैथ्स बहुत आसान है, ठीक है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक लॉजिक और पेशेंस, जो बहुत ज़रूरी है इंसान में। नॉर्मल लाइफ में भी पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस के आप 11th नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहली बात, मैं जेई का भी सिलेबस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, पर पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जेई बहुत पेशेंस आपका टेस्ट करेगा हर एक स्टेप पे। तो पहले बात करते हैं यार इस सेट के बारे में। वेन डायग्राम होती क्या है? वेन डायग्राम हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी सेट को सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। ए बी है, मेरे पास दो सेट हैं। मान लो मेरे पास ए है, आप बहुत ध्यान से समझो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये सेट है मेरा। बी मेरे पास सेट होता है, मान लो 3 4, ये मेरा सेट है। एक ए है और एक बी है, ठीक है। ये दो मेरे पास भी मेरे सेट है, एक ए और एक बी है। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू एक्चुअली, मुझे इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैं क्या करूँगी यहाँ पे, आप पहले पार्ट को समझो, क्या क्या पार्ट क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जो पूरा सेट होता है ना बेटा, दिस इज़ यूनिवर्सल सेट। मैंने पहले भी बोला था यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें सारे सेट्स आ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें नेचुरल, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर,
नॉन इंटीग्रल वैल्यूज सारी चीज़ें आती हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वो सबका क्या है, बाप आप बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अब उसी तरीके से इस सेट में भी यूनिवर्सल सेट है जो कि इन सारे सेट्स को इंक्लूड कर रहा है। मान लो वो नेचुरल नंबर हो सकता है या कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। अब पहले मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ए, तो मैं यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिखूँगी 1 2 5 3 4, ठीक है। इसमें एक और सेट ले लो यार, एलिमेंट 7 ले लो इधर, चलो ये। अब मैंने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया ना, मुझे इस ही खाली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से इतनी सारी चीज़ें मैं यहाँ से डिराइव कर सकती हूँ कि आप मतलब आप ऐसा बोलोगे कि अच्छा वेन डायग्राम्स का ये यूसेज है, बहुत काम की चीज़ है। समझो, जो आपका ये पार्ट होता है जिसको मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, अब समझना यहाँ पे, ये जो पार्ट है, दिस इज़ द पार्ट जो ए सेट का खुद का है, ठीक है। ये ए का खुद का पार्ट है, जो मैं ब्लू से यहाँ पे मार्क किया है, दिस पार्ट, ये ए का खुद का पार्ट है। ये जो पार्ट है, बहुत ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ये बी का खुद का पार्ट है, जिसमें बी के एलिमेंट्स आते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वो पार्ट रिप्रेजेंट करता है जो ए और बी दोनों में कॉमन होता है, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। ये जो है बेटा, ये आ गया आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखते हैं हम इसको, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एलिमेंट्स। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉमन एलिमेंट्स हम यहाँ पे इनको बुलाते हैं। सेम वे में अगर मैं बात करूँ, ये जो पार्ट है, दिस इज़ ओनली ए एंड दिस पार्ट इज़ ओनली बी, जिसमें खाली बी के एलिमेंट्स ही आपके पास आ रहे होते हैं। एंड दिस पार्ट इज़ ए इंटरसेक्शन बी आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 5 एंड यहाँ पे 7। तो ये वो वाले पार्ट है भाई, अगर मेरे को ए कंसिडर करना है तो ए तो मेरा ये पूरा आएगा ही आएगा, बट ओनली ए में खाली 1 2 5 आएगा और ओनली बी में खाली 7 आएगा। दोनों की इंटरसेक्शन में 3, 4 आएगा। मान लो मैंने दोनों को इंक्लूड कर लिया, मैंने बोला भाई मुझे ए और बी दोनों के एलिमेंट्स बताओ, तो मेरे पास आएगा ए यूनियन बी, जो कि दोनों में हम कंसिडर करते हैं। तो यूनियन जब भी आएगा तो आएगा 1 2 3 4 5, दोनों के एलिमेंट्स हमने कंसिडर करने हैं, 1 2 3 4 5 और 7। जो सब में एलिमेंट आएंगे वो यूनियन में लेने हैं, जो कॉमन में आएंगे वो इंटरसेक्शन में लेने हैं। फिर से जो सब में एलिमेंट्स आएंगे वो यूनियन में लेने हैं, जो कॉमन में आएंगे वो इंटरसेक्शन में लेने हैं। सारे जिसमें आएंगे वो यूनियन, और जो कुछ जिसमें आएंगे या इंटरसेक्शन में जो होंगे, जो कॉमन होंगे, वो इंटरसेक्शन में हमें लेने हैं। जो बाकी बच जाते हैं एलिमेंट्स वो हम इस स्पेस में लिख रहे होते हैं यूनिवर्सल के, जो इन दोनों सेट में नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। इस पार्ट को आप बोलते हो ए माइनस बी, इस पार्ट को बोलते हो बी माइनस ए। एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए डेल्टा बी विच इज़ ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। दिस इज़ योर सिमेट्रिक डिफरेंस बेटा, ठीक है। इसको जितना मैंने आज बताया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है, उस सेट में से यूनिवर्सल में से वो सेट निकाल दो। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट हो गया तो यूनिवर्सल में से ए को हटा दो, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल में से बी को हटा दो। मेनली आपको आप अपनी एनसीईआरटी खोलें, वहाँ पे देखें, ऑपरेशन ऑन सेट्स आपको बताए हैं, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है जिनको हम अप्लाई करना भी सीखेंगे। इनफैक्ट एक्सरसाइजेज में जब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये चीज़ें मैंने डिस्कस करवा दी हैं। यूनियन और ये क्या है, इसमें फॉर्मूलेज आते हैं, ठीक है। 2 फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई गेस उन्होंने एंडिंग में दिए हुए हैं या नहीं, जी हाँ, ये 3 फार्मूला। एक तो ये फार्मूला है ए यूनियन बी का, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। एन ऑफ ए इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में है, एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में है, माइनस वो वाले एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में है, उनको हटा दीजिए, आपको एन ए यूनियन बी मिल जाएगा। यहीं से आपको इंटरसेक्शन मिलेगा। ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इतना ही लिस्टअप किया हुआ है। एन ऑफ ए यूनियन बी इज़ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है, जब इनका इंटरसेक्शन 5 है, इंटरसेक्शन 0 है, तो -0 एन ए प्लस एन बी देगा मुझे यहाँ पे। ये चीज़, ये प्रॉपर्टी है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसको आप लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एज इट इज़ याद होनी है। इसको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो,
इस यूनियन को बस, इस इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देना है आपको यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट वो वाले आप एलिमेंट्स ले रहे होते हो जो कि उस पर्टिकुलर सेट से आप निकाल देते हो। डेफिनेशन देख लो, सबसेट ए ऑफ यूनिवर्सल सेट यू इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यू में से वो वाले पार्ट निकाल दो जो ए में आते हैं। मान लो यू मेरा नेचुरल नंबर है, ए मेरा 1, 2, 3 है, ये सेट है। तो मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लेना है, तो यू में से 1, 2, 3 निकाल दो, बाकी बचे हुए एलिमेंट यानी कि नेचुरल नंबर में से 1, 2, 3 हटा दो, 4, 5, 6 ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट है वो सारे उसका पार्ट आ जाएंगे, विच इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। इंटरसेक्शन जो होता है कॉमन पार्ट होता है, यूनियन वो होते हैं जो कि ईदर इन ए और इन बी दोनों में जो आ रहे होते हैं, और यूनियन एडिशन होता है, इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन होती है। ये चीज़ ना जो मैंने बोली अभी पूरी 11th 12 में सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगी है। ठीक है। आपको पढ़ना चाहते हो हिस्टोरिकल नोट तो पढ़ लेना, बाकी ज़रूरत नहीं है। चैप्टर की समरी, पावर सेट है, कलेक्शन है सबसेट्स का, है ना। सबसेट कब है, जब हर एक एलिमेंट उसमें आए। इंटरवल्स आर सबसेट्स ऑफ आर, 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे आर एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, नंबर भी सेम है। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, अगर बहुत सारा तो इनफाइनाइट है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी सेट होता है। ओके, सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड द वीडियो नाउ। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग वीडियो, 45 मिनट्स तक की बनी हुई होगी। नाउ व्हाट आई अर्ज यू टू डू इज़ रीड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट गिवन इन NCERT। मैंने हर एक चीज़ कवर किया, हर एक चीज़ जो NCERT में दी हुई है, हर एक कॉन्सेप्ट टच किया है। NCERT का टच नहीं, इनफैक्ट पढ़ाई दी है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम रिलेशन एंड फंक्शंस में रिलीज़ करेंगे बहुत ही जल्द। NCERT के डिस्कशन पे भी मुझे बनाना है, आई नो, मेरे को सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं NCERT के, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी साइड बाय साइड, डोंट वरी अबाउट दैट। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, 11th एंड 12th दोनों का हम बनाएंगे। एंड हाँ, अगर कोई अभी 12th में भी है तो वो भी ये देख सकता है, रेफर कर सकता है जस्ट फॉर रिविजन सेट्स का, क्योंकि मेंस और एडवांस में NCERT से भी आता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो या विद दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड टुडेज वीडियो। आई होप दैट you liked watching it, and please like this video if you actually enjoyed listening and watching it. And आज के टाइम पे तो बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स अब इमर्ज हो चुके हैं, बहुत सारे नए टीचर्स आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड, इन सबको यूज़ कर करके, है ना। तो बहुत नई चीज़ें हैं, बहुत है, बट हाँ, ऑलवेज प्रेफर जो जेन्युइन आपका कंटेंट आपको जहाँ से समझ आ रही है उसको प्रेफर करें, आपकी दुविधा इससे हल होगी। एंड या विद दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो। प्लीज़ टेक केयर and stay safe. Thank you.